नमस्कार। आज हम युवाल नोआ हरारी की किताब 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। ये किताब ना आज के कुछ बहुत बड़े सवालों को समझने की कोशिश करती है, जैसे कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियां कौन सी हैं और मतलब हमें ध्यान किधर देना चाहिए। तो हमारे पास हरारी के किताब के कुछ चुने हुए अंश हैं। इसमें टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, सच और हाँ, इस बदलते वक्त में हम कैसे टिके रहें, इन सब पर बात की गई है। आज हमारा मकसद है कि इन हिस्सों से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं, शायद चौंकाने वाली भी, उन्हें निकालें और समझें कि हरारी 21वीं सदी की इस उलझी हुई तस्वीर को कैसे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरारी सबसे पहले एआई और बायोटेक की बात करते हैं, मतलब वो टेक्नोलॉजी जो जीव विज्ञान से इंसानी शरीर और शायद दिमाग को भी बदल सकती है, और इनके बढ़ते असर पर वो जोर देते हैं। यहाँ एक बात जो वाकई सोचने वाली है, वो कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा शायद नौकरियां जाना या गरीबी भी न हो, बल्कि पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाना। हाँ, अप्रासंगिक मतलब एक ऐसा भविष्य जहां सिस्टम को शायद करोड़ों लोगों की जरूरत ही ना पड़े। ये सुनने में शोषण से भी ज्यादा डरावना लगता है ना? बिल्कुल, और ये सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं है। नहीं, बात इससे भी आगे जाती है। हरारी जिसे इंसानों को हैक करना कहते हैं, वो और भी चिंता की बात है। उनका कहना है कि जैसे जैसे हम अपना ज्यादा से ज्यादा डेटा, आप सोचिए कितनी आसानी से हम दे देते हैं बड़ी टेक कंपनियों को, सरकारों को, तो ऐसे एल्गोरिदम बन सकते हैं या शायद बन रहे हैं जो हमारी भावनाओं को, हमारी इच्छाओं को, हमारे फैसलों को शायद हमसे बेहतर समझने लगें। हमसे बेहतर? ये कैसे मुमकिन है? सोचिए, अगर कोई सिस्टम आपके पैटर्न, आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी, आपकी बायोमेट्रिक प्रतिक्रियाओं को लगातार ट्रैक कर रहा है, वो शायद ये जान जाए कि आपको कब गुस्सा आता है, आप किस विज्ञापन पर क्लिक करेंगे, आपका राजनीतिक झुकाव क्या है, शायद आपसे भी पहले। तो फिर आपकी स्वतंत्र इच्छा, क्या वो वाकई स्वतंत्र रही? व्यक्तिगत स्वायत्तता का क्या? ये पूरा विचार ही सवालों के घेरे में आ जाता है। इसलिए ये सवाल इतना अहम है कि भाई, हमारे डेटा का मालिक कौन है, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। और ये जो तकनीकी उथल-पुथल है, इसका असर सिर्फ हमारी निजी जिंदगी या नौकरियों पर ही नहीं, इसका सीधा असर राजनीति पर भी पड़ रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। लगता है जैसे लोगों को भविष्य कुछ अनिश्चित सा लग रहा है, काबू से बाहर। हाँ, और शायद इसी वजह से उदारवाद का संकट भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। हरारी इन दोनों को जोड़ते हैं। उनका तर्क है कि जब तकनीक भविष्य को इतना अनिश्चित और शायद डरावना बना देती है और लोगों को लगता है कि सिस्टम उनके हाथ से निकल गया है, तो वो अक्सर पुरानी जानी पहचानी पहचानों की तरफ भागते हैं, जैसे राष्ट्रवाद या फिर वो लोक लुभावन नेता जो बड़े सरल से समाधान पेश करते हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं भावनात्मक सुरक्षा की तलाश है। अच्छा, पर यहीं एक विरोधाभास भी है, आप कह रहे थे। हाँ, विरोधाभास ये है कि देखिए, हमारे सामने जो असली बड़ी चुनौतियां हैं, जलवायु परिवर्तन है, परमाणु युद्ध का खतरा है, यही तकनीकी बदलाव हैं। ये सब वैश्विक हैं, ग्लोबल। इनका सामना कोई एक देश अकेला तो कर नहीं सकता। इनके लिए तो वैश्विक सहयोग चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल चाहिए। लेकिन राष्ट्रवाद क्या करता है? वो हमें देशों की सीमाओं में बांटता है। हम बनाम वो की सोच को मजबूत करता है। तो हरारी चेतावनी देते हैं कि भाई, राष्ट्रवाद इन असली वैश्विक खतरों का कोई हल नहीं दे सकता। उल्टे ये सहयोग के रास्ते में एक रुकावट बन सकता है। और इसी डर और राजनीति के माहौल से जुड़ा एक और मुद्दा है, आतंकवाद। इस पर हरारी का नजरिया भी कुछ अलग है, मैंने पढ़ा। हाँ, वो कहते हैं कि आतंकवाद की असली ताकत उसके बम फोड़ने या गोली चलाने की क्षमता में उतनी नहीं है जितने कि वो मनोवैज्ञानिक असर पैदा करता है। वो असल में डर का एक थिएटर है। डर का थिएटर मतलब? आतंकवादी अक्सर बहुत कम नुकसान पहुंचाकर भी समाज में और सरकारों में बहुत ज्यादा डर पैदा कर देते हैं। और फिर सरकारें क्या करती हैं? वो जरूरत से ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया देती हैं, सेना भेज दी, नए कानून बना दिए। और कई बार यही होता है आतंकवादियों का मकसद। वो चाहते ही हैं कि राज्य ओवररिएक्ट करे। ये भी एक तरह से हमारी भावनाओं को हैक करने की कोशिश है। भावनाओं की बात चलिए तो हरारी पोस्ट ट्रूथ युग की भी बात करते हैं, सत्य पराजय युग। ऐसा लगता है आजकल भावनाएं और व्यक्तिगत विश्वास वो तथ्यों और सबूतों पर ज्यादा हावी हो गए हैं। सही कहा। और हरारी एक चौंकाने वाली बात कहते हैं कि कुछ फेक न्यूज़ या झूठी कहानियां वो हमेशा जिंदा रह सकती हैं, खासकर अगर वो किसी समूह की पहचान का हिस्सा बन जाएं या किसी ताकतवर विचारधारा, किसी नैरेटिव से जुड़ जाएं।
तो फिर सच कैसे पता चले? जानकारी का तो सैलाब आया हुआ है। यही मुश्किल है। इसी जानकारी के सैलाब में सच और झूठ का फर्क करना मुश्किल हो गया है। यहीं पर हरारी ज्ञान के भ्रम की बात करते हैं। मतलब हमें लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, पर असल में हम अपने आसपास के लोगों, अपने ग्रुप या फिर गूगल जैसे बाहरी स्रोतों पर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं, अक्सर बिना उस जानकारी की गहराई को समझे। और दूसरा खतरा है समूह सोच का, ग्रुप थिंक, जहां हम अपने ग्रुप की बातों को बिना सवाल किए मान लेते हैं। तो अगर जानकारी भ्रामक है, राजनीति बटी हुई है, तकनीक हमें बदल रही है, तो सवाल ये उठता है कि इस उथल-पुथल भरी सदी में हम इंसान क्या करें, कैसे टिके रहें, खुद को तैयार कैसे करें? यहीं पर हरारी शिक्षा और व्यक्तिगत लचीलेपन पर बहुत जोर देते हैं। उनका मानना है कि स्कूलों को सिर्फ जानकारी रटाने के बजाय बच्चों को मानसिक लचीलापन सिखाना चाहिए और भावनात्मक संतुलन भी, मतलब बदलाव को स्वीकार करना सीखना, नई चीजें लगातार सीखते रहना और अनिश्चितता में भी शांत रह पाना। और वो ये भी कहते हैं कि जीवन एक कहानी है, इस विचार को भी चुनौती देनी चाहिए, जो पारंपरिक कहानियां हमें मिलती हैं धर्म से, राष्ट्र से। हाँ, वो कहते हैं कि ये कहानियां हमें पहचान देती हैं, अर्थ देती हैं, ये ज़रूर है। लेकिन अक्सर ये दुनिया की जटिल सच्चाई को बहुत ज़्यादा सरल बना देती हैं और हमें पूर्वाग्रहों में जकड़ सकती हैं। शायद आज के दौर में ज़्यादा ज़रूरी है खुद को जानना, अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को समझना, अपने अंदर के पूर्वाग्रहों को पहचानना, जैसा कि ध्यान या विपश्यना जैसी तकनीकों से शायद संभव होता है। तो आप कह रहे हैं कि बाहरी दुनिया को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी है। बिल्कुल। एक ऐसी दुनिया में जहां बाहरी ताकतें, एल्गोरिदम्स हमें लगातार प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद हमसे बेहतर हमें जानने का दावा कर रहे हैं, वहां खुद के मन को समझना, अपनी जागरूकता बढ़ाना, ये पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़ें, हरारी हमें दिखा रहे हैं कि 21वीं सदी की चुनौतियां अकेली नहीं हैं, सब आपस में गुथी हुई हैं। टेक्नोलॉजी राजनीति को बदल रही है, बटी हुई राजनीति वैश्विक समस्याओं को और उलझा रही है, जानकारी का माहौल सच को धुंधला कर रहा है, और इन सब के बीच हम इंसान हैं। हाँ बिल्कुल, और शायद सबसे बड़ा सबक यही निकलता है कि इस बाहरी दुनिया की जटिलताओं से निपटने के लिए हमें पहले अपनी अंदरूनी दुनिया को समझना होगा, उसे सुलझाना होगा। खासकर एक ऐसी दुनिया में जहां, जैसा मैंने कहा, एल्गोरिदम हमें हमसे बेहतर जानने का दावा कर सकते हैं, वहां आत्मज्ञान या कहिए सेल्फ अवेयरनेस अब कोई लग्जरी नहीं रह गई है। ये जिंदा रहने की एक बुनियादी जरूरत बन गई है। और यह हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है। इस एल्गोरिदम के युग में जहां हमारी सोच और भावनाएं भी शायद बाहरी ताकतों से प्रभावित हो सकती हैं, वहां स्वयं को जानने का असल मतलब क्या है? वाकई सोचने के लिए एक बहुत गहरा बिंदु छोड़ा है आपने। इस दिलचस्प और गहरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।